हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। जैसे कि आपको पता है एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं। ये इसकी सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 35 है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप भी कमेंट करते रहिए साथ साथ में, जिससे कि आपको आपका स्कोर पता रहेगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। क्वेश्चन देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो पानीपत की कितनी लड़ाइयां हुई है, किन किन के मध्य में हुई है, किसकी हार हुई है, किसकी विजय हुई है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो किन के बीच में हुआ था और इसको किसने जीता था, ये भी बताइए। तो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया? तो विजय किसकी हुई? बाबर की हुई है। किसको हराया था इसने? ऑप्शन देखिए, ए सिकंदर लोदी, बी इब्राहिम लोदी, सी राणा सांगा और डी शेरशाह सूरी। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? ये हराया था इब्राहिम लोदी को। किसको? इब्राहिम लोदी को। और ये लड़ाई कब होती है? 1526 में पानीपत की प्रथम जो लड़ाई है ये होती है। पानीपत का यह प्रथम लड़ाई या प्रथम युद्ध है, ये 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय होती है और इब्राहिम लोदी की इसमें हार होती है। पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ये कब हुआ था? इनकी डेट आपको याद रखनी है सभी की। पानीपत पत की जो प्रथम युद्ध है ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। दूसरा जो युद्ध है ये हुआ था 5 नवंबर 1556 में। किन किन के बीच में होता है? हेमचंद्र। किन के बीच में? हेमू और अकबर की सेना के बीच में। किन के बीच में हुआ था? पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ये किन के बीच में हुआ था? हेमू और अकबर की सेना के बीच में हुआ था, जिसमें हेमू की हार होती है। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 में हुआ था। और तृतीय युद्ध है ये किन के बीच में हुआ था? पानीपत की तीसरी लड़ाई या पानीपत का तृतीय युद्ध है ये अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 में। कब हुआ था? 1761 डेट याद रखनी है। प्लस किन किन के बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच में होती है। किसकी इसमें पराजय होती है? इसमें मराठों की पराजय होती है। तो ये पहले क्वेश्चन से इतने इंपोर्टेंट पॉइंट थे जिसको हमने डिटेल में बताया है कि किसकी विजय हुई थी, किसकी हार हुई है। इन्हीं में से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर बताइए। दोस्तों, युद्ध वाले टॉपिक पे अलग से क्लास अपलोड की हुई है, आप वो क्लास देख सकते हो। उसमें जितने भी युद्ध है इतिहास के, सारे युद्ध एक क्लास में आपको मिल जाएंगे। आप वो क्लास है हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, लेकिन आप प्लेलिस्ट से देख लीजिए। हिस्ट्री की सारी क्लास है टॉपिक वाइज उसमें अपलोड की हुई है, तो वो आप क्लासें एक बार देखिए, ये आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या देख रखा है? क्वेश्चन है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन देखिए, ए सारनाथ में, बी बोध गया में, सी कपिल वस्तु और डी राजगृह। तो बुद्ध को है वो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी या बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? ये एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो एसएससी में ये एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जितने भी बोर्ड से क्वेश्चन बन सकते हैं उन पे अलग से बोर्ड की क्लास अपलोड की हुई है, वो आप क्लास देखिए। उसमें सारा ए टू जेड सब है, उसमें कवर किया है, क्वेश्चन के फॉर्म में ही है, तो आप वो क्लास देखिए। कहाँ प्राप्त हुआ था ज्ञान? कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को प्रबोध की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आंसर कमेंट करके बताइए कहाँ हुई थी। ये हुई थी बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर? पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश है यहाँ ये कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्ध से रिलेटेड आपको सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बुद्ध से।
तो देखिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर बताइए और थीम भी बताइए। क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस? ऑप्शन है ए 26 दिसंबर, बी है 24 नवंबर, सी 24 नवंबर और डी है 24 दिसंबर। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी? ये थी स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। थीम भी एग्जाम में पूछी जाती है। और विश्व उपभोक्ता दिवस है, ये कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है, भारत का अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ है? तो अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र है, ये कहाँ पर है? भारत का स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन दे रखे हैं, वेलर आइलैंड, हासन, सी है श्रीहरिकोटा और डी है पोर्ट ब्लेयर। तो कहाँ पर है भारत का अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? ये है श्रीहरिकोटा में। कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में है। कौन सा है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ है ये? श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार रिपीट करवाया है आपको, तो इसका आंसर आप सबको पता होना चाहिए। जल्दी से आंसर बताइए। कल की क्लास में भी ये क्वेश्चन था, तो आज इसका आप डिटेल में कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो कौन था जो जहांगीर के दरबार में, कौन आया था पहला ब्रिटिश, या जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन आया था? कौन आया था? तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कौन आया था, कौन राजदूत था जो ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो इसका आंसर क्या है, जो जहांगीर के दरबार में आया था? तो ये था विलियम हॉकिंस। कौन था? विलियम हॉकिंस है, वो जहांगीर के दरबार में आया था। क्यों आया था? इसके आने का उद्देश्य क्या था? ये आया था 1608 ईस्वी में। क्यों आया था? इसका जो उद्देश्य था, ये था कि सूरत में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति लेने के लिए ये जहांगीर के दरबार में आए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये भारत में कहाँ, किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। कहाँ पर पहला कारखाना इन्होंने स्थापित किया था? सूरत में इन्होंने ये कारखाना स्थापित किया था। और कौन आया था अनुमति लेने के लिए? विलियम हॉकिंस आया था। किनके दरबार में? जहांगीर के दरबार में आया था 1608 ईस्वी में। इस क्वेश्चन से ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, इन्हीं में से आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए। जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, राष्ट्रीय संगठन है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि इनका मुख्यालय कहाँ पर है, इनके अध्यक्ष कौन है, इनमें सदस्य संख्या कितनी है। तो इन पे क्लास बनाई हुई है और फिर से हम अपडेटेड क्लास है, वो लेटेस्ट क्लास, जो लेटेस्ट अपडेटेड क्लास है वो एक दो दिन में आपको अपलोड करके इस यूट्यूब पे डाल देंगे। आप वहां से वो क्लास देखिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। क्लास को भी एक बार लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? तो WHO की स्थापना है वो कब हुई थी? ऑप्शन देखिए, 1948 में, 1945 में, 1946 और 1947। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना है वो कब हुई थी? ये हुई थी 1948 में। कब हुई थी? 1948 में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय कहाँ है WHO का? ये है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जिनेवा में इसका मुख्यालय है। सदस्य देश कितने हैं WHO के? सदस्य देश है वो है
194 और महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडहानोम जो है यहाँ के महानिदेशक है। किसके? WHO के महानिदेशक जो है टेड्रोस एडहानोम है। बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर तो सबको पता होगा, बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार को कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ऑप्शन है 6 क्षेत्र में, बी 5 क्षेत्र में, सी 4 क्षेत्र में और डी 7 क्षेत्र में। तो नोबेल पुरस्कार है ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ये दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। कौन कौन से वो 6 क्षेत्र है देख लीजिए। चिकित्सा में, भौतिकी में, रसायन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। ये जो है नोबेल क्षेत्र इन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये क्यों दिया जाता है? ये अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने किसकी खोज की थी? डायनेमाइट की। कब की थी? 1667 में डायनेमाइट की खोज की थी। ये 29 जून 1900 को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? 26 जून 1900 को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी और 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। तो किसकी याद में ये पुरस्कार दिया जाता है? अल्फ्रेड बर्नार्ड की याद में ये दिया जाता है। इन्होंने क्या किया था? डायनेमाइट की इन्होंने खोज की थी। नोबेल पुरस्कार है वो कौन सी संस्था प्रदान करती है? तो देखिए 2 संस्थाएं प्रदान करती है। एक है द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस। तो कौन करती है? द रॉयल स्वीडिश अकेडमी। कौन सी है? स्वीडिश अकेडमी है वो प्रदान करती है। दूसरी है नॉर्वेजियन नोबेल समिति। ये किस क्षेत्र में देती है? ये शांति के क्षेत्र में। कौन सी समिति देती है? नॉर्वे की समिति है वो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देती है और बाकी के जो 5 है ये देती है स्वीडिश अकेडमी। तो आपको यहाँ से ये पॉइंट याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या है? ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ट्यूलिप फेस्टिवल है ये कहाँ का है? कौन से राज्य का है ये ट्यूलिप फेस्टिवल है? ये कहाँ पर मनाया जाता है? कौन से राज्य का या कौन से यूटी का है? आंसर जल्दी से बताइए। ऑप्शन दे रखे हैं जम्मू कश्मीर में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी उत्तराखंड और डी पश्चिम बंगाल। ट्यूलिप फेस्टिवल है ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी जल्दी आंसर बताइए। ट्यूलिप फेस्टिवल है ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की और कौन कौन से फेस्टिवल है देख लीजिए। हेमिस महोत्सव है, कंचोत उत्सव है, सिकारा महोत्सव है और गुरेज महोत्सव है। ये जम्मू कश्मीर के इम्पोर्टेंट है। कंचोत इम्पोर्टेंट है, हेमिस महोत्सव ये भी इम्पोर्टेंट है। दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो किस उपकरण के द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। किसका किया जाता है? ए है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, बी है एंडोस्कोप, सी है स्टेरियोस्कोप और डी है माइक्रोस्कोप। तो शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण है वो किया जाता है एंडोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा? एंडोस्कोप के द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जाता है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है ये हृदय की समस्याओं का या हृदय की गति का पता लगाने के लिए इसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन में। अविक्षुब्ध वस्तुओं के स्थिर रहने या समान वेग से गति करते रहने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? जो अविक्षुब्ध वस्तुएं हैं उनके स्थिर रहने या समान वेग से गति करते रहने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन में क्या है? जड़त्व कहा जाता है, संवेग कहा जाता है, बल या ऊर्जा। क्या कहा जाता है? जो अविक्षुब्ध वस्तुएं हैं, जो वस्तुएं चल रही है उनके समान वेग से गति करने को तो उसको क्या कहते हैं? क्या करते हैं? उनको स्थिर रहने, या तो वो सेम वेग से चल रही है या उनमें समान वेग से गति हो रही है तो उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जड़त्व। क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है। देखिए जड़त्व का नियम क्या है? एक पिंड है अपने वेग और दिशा को तब तक बनाए रखेगा जब तक कि उसकी गति की दिशा में कोई बल उस पर कार्य ना करे। तो क्या है इसमें?
कि कोई भी पिंड है वो अपने वेग और दिशा को तब तक बनाए रखेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल या कोई उस पर कार्य ना हो, कोई दूसरा बल है उस पर जब तक नहीं लगा जाए तब तक वो उसी दिशा में और उसी वेग से कार्य करता रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या है, मुद्रास्फीति कैसे नियंत्रित की जा सकती है? तो इन्फ्लेशन है वो कैसे नियंत्रित की जा सकती है? ऑप्शन है ए मजदूरी में वृद्धि करके, बी है कराधान में ह्रास करके, सी है लोक व्यय में कमी करके और डी है रुपए को और महंगा करके। तो मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा, ये किया जा सकता है लोक व्यय में कमी करके। कैसे किया जा सकता है? लोक व्यय में कमी करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए मुद्रास्फीति क्या होती है, जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है। जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुएं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है। जब मांग बढ़ जाती है और आपूर्ति नहीं हो पाती है तो उस टाइम में क्या होता है, वस्तुओं और जो सेवाएं हैं उनकी कीमत बढ़ जाती है। कीमतों में इस वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या है, क्या दे रखा है, चर्चित किताब हैमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हैमलेट है ये किनके द्वारा लिखी गई है या किनके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी किसके द्वारा? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर तो पता होगा सब लोगों का, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन पढ़िए, प्रथम विश्व युद्ध के समय किसको रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया? तो किसको कहा गया? प्रथम विश्व युद्ध के समय रिक्रूटिंग क्या है, रिक्रूटिंग सार्जेंट है वो किसको कहा गया? ऑप्शन देखिए, वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी और डी सरोजनी नायडू। तो किसको कहा गया था रिक्रूटिंग सार्जेंट? तो ये कहा गया था महात्मा गांधी जी को। किनको? महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी के और क्या क्या उपनाम है ये भी देख लीजिए, इनके उपनाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो महात्मा गांधी जी को मोहन, मिस्टर गांधी, बापू या राष्ट्रपिता के उपनामों से भी इनको संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट है, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन देखिए, किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया? तो नहर सिंचाई व्यवस्था है वो किस दिल्ली सुल्तान ने इसको प्रारंभ किया था? इसका आंसर क्या होगा? ए रजिया सुल्तान ने नहर सिंचाई व्यवस्था को प्रारंभ किया, या अलाउद्दीन खिलजी ने, या गयासुद्दीन तुगलक ने, या सिकंदर लोदी ने। तो किसने है वो नहर सिंचाई व्यवस्था को प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर है गयासुद्दीन तुगलक ने। किन्होंने? गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलक राजवंश की स्थापना की और 1320 से 1325 तक दिल्ली की सल्तनत पर शासन किया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक राजवंश की स्थापना की और 1320 से लेकर 1325 तक इन्होंने दिल्ली की सल्तनत पर शासन किया था। गयासुद्दीन ने किलों का निर्माण कराया, पुलों का करवाया और नहरों का भी निर्माण करवाया। ये इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका आंसर बताइए। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो इसको आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन रहे? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन थे, जितने भी कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं उनको सबको एक एक करके अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। उसमें सारे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, उनके अध्यक्ष है, कहाँ पर ये हुआ था अधिवेशन, तो वो सारा है उसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या जो कुछ भी उसमें घटित हुआ था घटनाएं, उन सब पे अलग से क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो आप वो क्लास भी देखिए, कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित आपको क्लास मिलेगी तो आप वहां से वो क्लास देख सकते हैं। उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट अधिवेशन है उसको हमने उस क्लास में कवर किया है, तो आप वो क्लास एक बार जरूर देखिए। तो इसका आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन रहे? तो ये रहे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन रहे थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
सबसे कम उम्र के 35 वर्ष की उम्र में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। जब ये अध्यक्ष बने थे तो इनकी उम्र कितनी थी? 35 वर्ष थी। और सबसे ज्यादा समय तक भी इन्होंने ही अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक, कितने साल तक? 6 बार इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे कम उम्र के कौन थे और सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। तो ये आज की हमारी क्लास हुई। आपको ये क्लास कैसी लगी? आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही क्लासें हम आपके सामने रोज लाएंगे, तो आप क्लासों से जुड़िए, क्लासों को देखिए और एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं क्लास में, कल की क्लास में।